ये सूरजपुर नाम के एक शांत और साधारण गांव की कहानी है। गांव के चौराहे पर सत्यपाल नाम का एक बहुत ही ईमानदार और सीधा साधा आदमी अपना चिकन तवा फ्राई का ठेला लगाता है। उसके ठेले की सबसे बड़ी खासियत उसका जायंट तवा है। वो उस विशाल तवे के किनारे पर चिकन के टुकड़ों को गोल आकार में सजाता है और बीच में उबलते हुए गरम तेल को कलछी से निकाल निकाल कर बार बार उन टुकड़ों पर डालता है। ये कहानी इसी तवे, गांव के कंजूस लाला जी और एक छोटी सी फनी और इमोशनल घटना के इर्द गिर्द घूमती है। चंपा थोड़ी झुंझलाहट के साथ प्याज काटते हुए कहती है, अजी सुनते हो, दिन में 1-1.5 घंटा जब तक इस काले लोहे के तवे को नहला धुला ना लो, आपको चैन ही नहीं मिलता क्या? इतनी ही श्रद्धा दिखानी है तो थोड़ा ध्यान मुझ पर भी दे दिया करो। मेरी कलाइयों में इस वक्त लोहे की जगह सोने की चूड़ियां होती। हमारी सारी मेहनत और कमाई तो इसी ठेले के इर्द गिर्द घूमकर खत्म हो जाती है। सत्यपाल मुस्कुराते हुए तवे पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहता है, चंपा रानी, तुम इसे सिर्फ एक लोहे का तवा समझती हो, पर मेरे लिए ये हमारा पेट पालने वाला कल्प वृक्ष है। तुम्हें पता है चंपा, मेरे हाथों में जो स्वाद है और गांव वाले जो मेरी दुकान के दीवाने हैं, उसकी वजह सिर्फ मसाले नहीं है, वजह है यह तवा और इसे बनाने का मेरा तरीका। चंपा थोड़ा शांत होकर मजे लेते हुए कहती है, हाँ पता है मुझे। शहर में आजकल लोग बिजली की मशीनों में रहकर आराम से बिना धुएं के चिकन भून लेते हैं। आप भी वैसी ही मशीन ले आओ तो रोज की झंझट खत्म हो जाएगी। सत्यपाल आंखें बड़ी करके पूरे भावुक अंदाज में कहता है, बिजली की मशीन? अरे चंपा, उस मशीन से पेट तो भर सकता है पर आत्मा तृप्त नहीं होती। मेरी कारीगरी तो देखो, बीच में खौलता हुआ तेल किसी हवन कुंड की तरह उबलता है और उसके चारों तरफ गोल घेरे में चिकन के टुकड़े किसी सेना की तरह खड़े होते हैं। जब मैं बीच में से उबलता हुआ तेल कलछी में भरकर उन गोल सजे हुए टुकड़ों पर डालता हूँ और जो छन्न की आवाज आती है, आहा, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कोई संगीत बज रहा हो। गाँव वाले इसे ऐसे ही थोड़ी तवा चक्रव्यूह कहते हैं। चंपा मुस्कुराकर सिर हिलाते हुए कहती है, चलिए अब अपने इस तवा चक्रव्यूह की गाथा बंद कीजिए और ठेला लगाने की तैयारी कीजिए। और हाँ, शाम को उस कंजूस लाला जी से थोड़ा बचकर रहना, उन्हें मुफ्त में खाने की बहुत बुरी आदत है। सत्यपाल बहुत ही शांत स्वभाव से कहता है, अरे बेचारी जान है चंपा, खुशबू सूंघ कर खिंचे चले आते हैं। बड़े बुजुर्ग हैं, अगर उनका मन ललचाता है तो खुश होने दो उन्हें। सत्यपाल ठेले पर पूरी मेहनत से काम कर रहा है। तवे के बीच में तेल खौल रहा है। लाला जी हवा में खुशबू सूंघते हुए, पेट पर हाथ फेराते हुए ठेले के पास आते हैं और आंखें बंद करके खुशबू का आनंद लेते हुए कहते हैं, आहा, सत्यपाल बेटा, क्या बात है। तुम्हारी इस तवे की खुशबू ने तो मेरा आधा पेट ऐसे ही भर दिया। पूरे सूरजपुर गांव में तुम्हारे जैसा जादू किसी के हाथों में नहीं है। सत्यपाल सम्मान से हाथ जोड़ते हुए कहता है, नमस्ते लाला जी, आइए, आपके लिए ही गर्मा गर्म सिक रहा है। आपकी आंखों में मुझे साफ भूख नजर आ रही है, लगा दूं एक बढ़िया सी प्लेट? लाला जी तुरंत घबराकर, अरे नहीं बेटा, बात 30 रुपए की प्लेट की नहीं है, वो तो मैं अभी निकाल कर दे दूं। बात ये है कि डॉक्टर ने मुझे तेल और मसाले से बिल्कुल दूर रहने को कहा है। मेरी सेहत आजकल ठीक नहीं चल रही। सत्यपाल बड़ी ही मासूमियत से मुस्कुराते हुए कहता है, कोई बात नहीं लाला जी, सेहत सबसे बड़ी चीज है। अगर डॉक्टर साहब ने मना किया है तो बिल्कुल मत खाइए, आप बस खुशबू लेकर आनंद लीजिए। लाला जी मुंह में पानी लाते हुए जीभ घुमाते हुए कहते, वैसे मसाले से मुझे एक बात याद आई बेटा। कल कुछ गांव वाले कह रहे थे कि तुम्हारे चिकन में आजकल नमक थोड़ा कम हो रहा है। मुझे जरा सा, बिल्कुल एक छोटा सा टुकड़ा दे, मैं चक्कर बताता हूँ कि नमक मिर्च का क्या हिसाब है। सत्यपाल बिना कुछ सोचे हंसते हुए एक छोटा सा टुकड़ा लाला जी को देता है। लाला जी उसे बड़े आनंद से खाते हैं। लाला जी स्वाद में खोते हुए पर नाटक करते हुए कहते हैं, वाह, मक्खन की तरह पिघल गया जीभ पर बेटा सत्यपाल, लगता है इस टुकड़े में नमक ठीक से लगा नहीं था। मेरी जीभ को कुछ स्वाद ही समझ नहीं आया। एक और छोटा सा टुकड़ा दे तो जरा, इस बार पक्का हिसाब बता दूंगा। सब बिल्कुल सही है लाला जी, आप सीधे एक पूरी प्लेट ही ले लीजिए ना। सिर्फ 30 रुपए की ही तो बात है, आपका पेट भी भर जाएगा और मन भी। तभी लाला जी की पत्नी सुनीता वहाँ गुस्से में बड़बड़ाते हुए आती है और चिल्लाते हुए कहती है, अरे ओ लाला जी,
घर पर मैं बिना छौंक की फीकी लौकी की दाल बनाकर आपका इंतजार कर रही हूँ और आप यहाँ ठेले के पास खड़े होकर हवा से पेट भर रहे हैं। गाँव में मेरी नाक कटवा कर ही मानोगे क्या? चलो चुपचाप घर। लाला जी घबरा कर, अरे नहीं सुनीता, तू तो बिना बात के गुस्सा करती है। मैं तो बस सत्यपाल को व्यापार बढ़ाने के नुस्खे बता रहा था। मैंने कुछ खाया थोड़ी है, बस खुशबू ले रहा था। चल चल, तेरी लौकी की दाल ठंडी हो रही होगी। लाला जी खाने की थाली के सामने बैठे और बहुत चिड़े हुए लग रहे हैं। थाली को थोड़ा दूर सरकाते हुए वो गुस्से में कहते, क्या है ये सुनीता? ना इसमें नमक है ना कोई मसाला। ये लौकी की दाल है या सिर्फ उबला हुआ पानी? कल शाम से उस सत्यपाल के तवे की खुशबू और वो एक टुकड़ा मेरे दिमाग में घूम रहा है। मुझसे ये फीका खाना नहीं खाया जाएगा। तो निकालिए अपनी जेब से 30 रुपए और जाकर शाम से खरीद कर खाइए। अपनी कंजूसी का गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रहे हैं? आपको तो 30 रुपए खर्च करने में जान निकलती है। लाला जी हैरानी से छाती पर हाथ रखते हुए कहते, पैसे? और वो भी मैं निकालूं? कैसी डरावनी बातें कर रही हो सुनीता तुम। 30 रुपए की अहमियत जानती हो तुम? बिना एक भी पैसा खर्च किए मुफ्त में वो मसालेदार चिकन कैसे खाना है? इसके लिए मैंने रात भर जाग कर एक गजब का प्लान सोचा है। सुनीता थोड़ा उत्सुक होकर आगे झुकते हुए कहती है, मुफ्त में? वो कैसे लाला जी? आपके शातिर दिमाग में फिर कोई आइडिया आ गया? लाला जी आंख मारते हुए धीरे से फुसफुसाते हुए कहते, आज शाम को तू अपने साथ एक छोटी सी स्टील की कटोरी अपनी साड़ी के पल्लू में छिपाकर ठेले पर चलना। मैं जाकर सत्यपाल को विज्ञान और गणित के कुछ उल्टे सीधे सवालों में उलझा लूंगा। जैसे ही उसका ध्यान भटकेगा तो चुपके से तवे के किनारे वाले टुकड़े अपनी कटोरी में सरका लेना और सीधे घर आ जाना। किसी को हवा तक नहीं लगेगी। सुनीता चेहरे पर चमक लाते हुए कहती है, अरे वाह, दिमाग तो आपका सच में बहुत तेज है। आज शाम को बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। आज तो घर में मुफ्त की दावत होगी। सत्यपाल तवे के बीच से तेल निकालकर चिकन पर डाल रहा है। लाला जी और सुनीता ठेले के पास आते हैं। सुनीता ने पल्लू के नीचे कटोरी छुपाई हुई है। लाला जी बहुत ही गंभीर और जिज्ञासु होने का नाटक करते हैं और कहते हैं, सत्यपाल बेटा, थोड़ा खाली है क्या? मेरे मन में कल रात से एक बड़ा ही गहरा वैज्ञानिक सवाल घूम रहा है। पूछूं क्या? सत्यपाल अपना काम रोककर विनम्रता से कहता है, मुझसे लाला जी? मैं तो कोई पढ़ा लिखा इंसान नहीं हूँ, बस एक मामूली सा ठेले वाला हूँ। फिर भी पूछिए, अगर मुझे पता होगा तो जरूर बताऊंगा। लाला जी सत्यपाल को पूरी तरह अपने बातों में फंसाते हैं। मैं ये सोच रहा था कि तेरा ये जो तवा है ये गोल क्यों है बेटा? अगर ये चौकोर होता तो इसके 4 कोनों में ज्यादा चिकन के टुकड़े आ जाते ना, तेरा मुनाफा बढ़ जाता। और हाँ, ये जो तेल उबल रहा है इसका तापमान कितने डिग्री है? कभी थर्मामीटर लगाकर नापा है तूने? सत्यपाल पूरी तरह उलझकर सोच में पड़ जाता है। तापमान? वो तो नहीं पता लाला जी। और चौकोर तवे में तेल सब जगह बराबर नहीं फैलता ना। गोल होता है तभी तो मेरा तवा चक्रव्यूह बनता है। और सत्यपाल जब लाला जी को समझाने में मगन है, तभी सुनीता धीरे से अपनी कटोरी निकालती है और तवे के किनारे से चिकन के टुकड़े उसमें सरकाना शुरू कर देती है। हड़बड़ाहट में उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। तभी घर से ठेले की तरफ आ रही चंपा की नजर सुनीता पर पड़ जाती है। चंपा दौड़ के आती है और बहुत जोर से चिल्लाते हुए कहती है, अरे ये क्या हो रहा है? दिन दहाड़े हमारे ठेले पर चोरी? काकी, ये आपके पल्लू के नीचे कटोरी में क्या है? चंपा की तेज आवाज सुनकर सब चौंक जाते हैं। सुनीता के हाथ से घबराहट में वो कटोरी छूट जाती है। कटोरी जमीन पर गिरती है और सारे टुकड़े मिट्टी में मिल जाते हैं। सत्यपाल सब कुछ देखकर स्तब्ध रह जाता है। क्या लाला जी, साइंस, गणित और तापमान के बहाने मेरे पति को बातों में उलझाकर पीछे से यह घटिया चोरी? क्या यही आपकी इज्जत है गांव में? उम्र के इस पड़ाव में ऐसी हरकतें करते शर्म नहीं आती आपको? सुनीता बुरी तरह कांपते हुए और हड़बड़ाकर झूठ बोलते हुए कहती है, अरे चंपा, मुझे गलत मत समझ बेटा। मैं कोई चोरी नहीं कर रही थी। मैं तो बस कटोरी में निकालकर चेक कर रही थी कि चिकन अंदर से ठीक से पका है या नहीं। चंपा कठोरता से ताना मारते हुए कहती है, पका है या नहीं ये चेक करने के लिए आप घर से खास स्टील की कटोरी लेकर आई थी काकी? क्या आप लोग 30 रुपए खर्च करने लायक भी नहीं बचे? आपके पास कितनी संपत्ति है ये पूरे सूरजपुर को पता है, फिर भी ऐसा नीच काम कर रहे हैं आप दोनों। सत्यपाल बहुत ही शांत लेकिन भारी और उदास आवाज में कहता है, चंपा, शांत हो जाओ।
बस करो, अब तुम इन्हें एक शब्द भी नहीं कहोगी, ये हमसे बड़े हैं। फिर लाला जी की तरफ मुड़कर, लाला जी, आप गांव के सबसे रईस इंसान हैं। पैसा, रुतबा, हैसियत सब है आपके पास। हम तो रोज कमाने खाने वाले मामूली लोग हैं। सिर्फ 30 रुपए के लिए आपने इतना बड़ा नाटक किया। लाला जी, अगर आप एक बार हक से मुझसे कहते कि सत्यपाल मुझे खाना है पर मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं खुद अपने हाथों से प्लेट भरकर आपको खिलाता। मैंने कभी किसी को भूखा नहीं लौटाया, पर आपने तो साजिश करके मुझे धोखा दिया। मेरी मेहनत, मेरी कला का मजाक बना दिया। मुझे बहुत दुख हुआ लाला जी। अब आप लोग यहाँ से चले जाइए। लाला जी और सुनीता शर्म के मारे जमीन में गड़े जा रहे हैं। उनके पास सत्यपाल की बातों का कोई जवाब नहीं। वो बिना एक भी शब्द बोले सिर झुकाए भारी कदमों से वहाँ से चले जाते हैं। लाला जी और सुनीता अपने घर के बरामदे में बहुत उदास और गुमसुम बैठे हैं। सुनीता रोते हुए कहती है, लाला जी, मुझे रात भर एक पल के लिए भी नींद नहीं आई। जो घटिया काम हमने कल किया है, उसके बाद मुझे खुद अपनी शक्ल आईने में देखने में शर्म आ रही है। चंद रुपयों के लिए हमने अपनी सारी इज्जत उस मिट्टी में मिला दी। लाला जी भी गहरी सांस छोड़ते हुए भारी पश्चाताप के साथ कहते, गलती तुम्हारी नहीं है सुनीता, वो लालची और गंदा प्लान मेरा था। मेरी इस पैसे की हवस और कंजूसी ने मुझे कितना अंधा कर दिया था, ये कल मुझे उस गरीब सत्यपाल की आंखों में देखकर समझ आया। वो पैसे से गरीब है, पर उसका दिल हमसे बहुत बड़ा है। आज शाम को हम दोनों उसके पास जाएंगे और उससे माफी मांगेंगे। इस अपराध बोध के साथ मैं नहीं जी सकता। सत्यपाल चुपचाप अपना ठेला लगा रहा है। लाला जी और सुनीता धीरे धीरे वहां आते। लाला जी अपने दोनों हाथ जोड़कर कांपती आवाज में कहते, सत्यपाल बेटा, चंपा बेटी, कल हमने जो किया वो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। हम अपनी कंजूसी में अंधे हो गए थे। कृपया हमें माफ कर दो बेटा। हमने तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। अरे लाला जी, ये आप क्या कर रहे हैं? आप मुझे हाथ जोड़ रहे हैं? मुझे पाप लगेगा। हाथ नीचे कीजिए, आप बड़े हैं, ऐसी बातें मत कहिए। लाला जी रोते हुए भावुक होकर कहते, नहीं बेटा, कल तूने मुझे दिखा दिया कि इंसानियत और मेहनत की कमाई के आगे मेरे पैसे की कोई हैसियत नहीं है। मैं अनपढ़ हूँ और तू सबसे बड़ा ज्ञानी है बेटा। सुनीता भी अपने पल्लू से आंसू पोंछते हुए कहती है, बेटा सत्यपाल, मुफ्त खाने के लालच ने हमारी मति भ्रष्ट कर दी थी। हमें अपने किए पर बहुत पछतावा है। हमें माफ कर दे बेटा। लाला जी अपनी जेब से कांपते हुए हाथों से 500 रुपए का एक नोट निकालते हैं। यह लो सत्यपाल, मेरी उस बेवकूफी और चोरी के लिए मेरी तरफ से ये एक छोटा सा जुर्माना समझ कर रख लो। इसे मना मत करना बेटा। लाला जी, ये पैसे आप अपने पास ही रखिए। आपने आकर अपनी गलती मान ली। मेरे लिए यह करोड़ों रुपयों से बढ़कर है। मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, बस मेरे काम के लिए आपका प्यार और आशीर्वाद चाहिए। चंपा माहौल की उदासी को दूर करते हुए एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहती है, हाँ काकी, पैसों का क्या है, आज है कल नहीं। पर हाँ, एक बात जरूर याद रखिएगा, अगली बार जब भी गरम गरम चिकन खाने का मन करे तो घर से वो स्टील की कटोरी लेकर मत आना। हमारे ठेले पर आप लोगों के लिए प्लेटों की कोई कमी नहीं है। चंपा की इस मजाकिया बात पर वहाँ खड़े सभी लोग एक साथ हंस पड़े। कल रात से जो एक भारीपन था वो इस हंसी के साथ छूमंतर हो गया। सत्यपाल खुशी से अपनी करची उठाते हुए बोला, तो फिर बताइए लाला जी, लगा दूं आपके लिए अपने तवा चक्रव्यूह की सबसे बढ़िया प्लेट? लाला जी भी उत्साह से बोले, अरे एक नहीं सत्यपाल, आज तो पूरे 4 प्लेट लगा। मैं घर भी लेकर जाऊंगा। और हाँ, इस बार पैसे मैं खुद अपनी खुशी से दे दूंगा, वो भी पूरे। कोई छूट नहीं चाहिए मुझे। सत्यपाल एक बड़ी सी मुस्कान के साथ अपने विशाल तवे पर चिकन के टुकड़े सजाता है। बीच से उबलता हुआ तेल निकालकर टुकड़ों पर डालता है। छन्न की एक जोरदार और सुरीली आवाज आती है। सभी हंसते हैं और कहानी यही खत्म होती है।